नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने आरबीडब्ल्यूएम यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल ए का यूनिट 4 है जो कि बेस्ड है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके आज हम लोग थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता दूँ कि इस चैप्टर में हम लोग किन किन टॉपिक को हमें कवर करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैंकिंग सिस्टम में का भारत में इंट्रोडक्शन। ठीक है, बैंकिंग इन इंडिया, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। प्रॉफिटेबिलिटी का मीनिंग क्या है दोस्तों, ये समझेंगे। प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता है, ये समझेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग प्रॉफिट या प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग ये समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेडिशनल मेजर क्या होता है, वी विल स्टडी दिस। देन वी विल स्टडी आरओए क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या स्ट्रेटजीज है जिससे द्वारा हम लोग इफिशियंसीज बढ़ा सके बैंकिंग ऑपरेशन का, और क्या क्या फैक्टर्स है जो कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे बैंक ब्रांचेस का, और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए इसका स्टेप्स देखेंगे, और क्या क्या फैक्टर्स है जिसके द्वारा हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बिफोर बिगिनिंग दिस लेसन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू to our target JIB 2023 program. This is basically a paid course launched as per new syllabus. We are covering 4 subjects, that is RBWM, IEFS, Principle and Practices of Banking and Accounting and Finance for Bankers. You will get unit-wise theory videos, you will get unit-wise theories PDF, you will get unit-wise MCQs videos as well as PDF. So plans, we have 2 plans available. Videos plus PDF cost rupees 500 per subject and PDF cost rupees 200 per subject. If you want to enroll for either of this plan, please WhatsApp me on this number. Now let's continue to our today's discussion. So friends, what we are discussing, we are discussing ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को, अच्छे तरीके से समझते हैं ब्रांच के प्रॉफिटेबिलिटी को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बैंकिंग सिस्टम के थ्रू इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। तो भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी 1949 का जो BRA एक्ट है, ठीक है, इससे ये रेगुलेटेड होता है। और ये एक्ट किसके द्वारा बनाया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों कि ये प्रोवाइड करता है हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है पास किया गया था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अंतर्गत, एंड इट केम, अब देखिए ये 16 मार्च 1949 को ये एक्शन में आया था। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का जो डेवलपमेंट है इसको आप 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो फेज है जिसे हम लोग अर्ली फेज कहते हैं, और इसका जो पीरियड था दोस्तों 1770 से लेकर 1969 तक था। सो दिस इज कॉल्ड फेज 1। फेज 2 दोस्तों है हमारा 1969 से 1991। तो यदि आप एक नंबर लाइन पे देखें तो 1770 से लेकर 1969 तक, 1969 से लेकर 1991 तक, और 1991 से आगे का फेज अभी तक जो चल रहा है। तो देखिए 1770 से लेकर दोस्तों फ्रॉम 1770 टू 1969 दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फेज। From 1969 to 1991 this is called second phase, and third phase is from 1991 to continue till date. सो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्विक रिव्यू दे दूं। तो फेज 1 को अर्ली फेज कहा जाता है, फेज 2 को नेशनलाइजेशन फेज कहा जाता है, और जो हमारा फेज 3 है दोस्तों उसे लिबरलाइजेशन या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज कहा जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंडिपेंडेंस से पहले भारत में लगभग 600 बैंक थे, जिसमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाए आज के समय में। ब्रिटिश के समय में दोस्तों भारत में 3 प्रेसिडेंशियल बैंक हुआ करते थे, जो कि कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे। कहाँ दोस्तों, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। और फिर वो मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गए 1921 में। यानी इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक को मर्ज कर दिया गया और क्या बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। कब बना, 1921 में बना। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, 1955 में, और ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कब नेशनलाइजेशन हुआ था, कब बना था, ये 1955 में। इसका अर्लियर नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों देखिए हुआ क्या, 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो दोस्तों 1969 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया दोस्तों बैंकों को अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो नेशनलाइजेशन जो बैंकों का हुआ था, नेशनलाइजेशन बैंकों का हुआ था, वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। अब देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें दोस्तों हुआ क्या हमारा कि 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था दोस्तों, और उसके बाद 1980 में दोस्तों 14 बैंक को तो नेशनलाइज किया गया था 1969 में, और उसके बाद दोस्तों 1980 में 1980 में 6 बैंक को और नेशनलाइज किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने बैंक नेशनलाइज हो गए? पहले 14 थे और फिर अब हो गए दोस्तों 6, यानी कुल मिलाकर 20 बैंक नेशनलाइज हो गए, ठीक है। तो 1980 तक हमारे पास 20 बैंक से जो कि नेशनलाइज थे। अब दोस्तों इसके अलावा ये जो बैंक्स थे, इनके अलावा जो हमारे SBI के 7 सब्सिडरीज थे, ठीक है, तो उन्हें नेशनलाइज किया गया था 1959 में। तो मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा लेकर चल रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर का हिस्ट्री दोस्तों। अब देखिए 90s की बात करते हैं। तो 90s में आपको नरसिम्हन कमेटी के बारे में पता चला होगा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों नरसिम्हन कमेटी के बारे में, राइट। तो नरसिम्हन कमेटी को क्यों सेटअप किया गया, गवर्नमेंट ने क्यों इस कमेटी का गठन किया? इस कमेटी का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उसको मैनेज कर सकें, ठीक है। RBI ने क्या किया दोस्तों, इस पीरियड में RBI ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दे दिया, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है अब हमारे कंट्री में खुल सकता है। दोस्तों याद रखिएगा 1990 से पहले हमारे भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस नहीं दिया गया था। RBI ने लाइसेंस कब दिया? तो 1990s में दिया, आफ्टर नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट्स। तो दोस्तों कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं इमर्ज बन गए बिगेस्ट बैंक्स इन द कंट्री। तो बैंकिंग सिस्टम एक हब है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने के लिए, स्टेबल इकोनॉमी बनाने के लिए बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। और एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी अर्थव्यवस्था की रोबस्टनेस इस बात पे निर्भर करती है कितना सेविंग वो जनरेट कर रहा है, और ये जो सेविंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फर्दर वेल्थ को क्रिएट करने का। हमारे पास सेविंग रहेगा तभी तो हम उसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिटर, ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है हमारे डिपॉजिटर, राइट, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, और एक तरफ है हमारे बोरोवर। तो इसके बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहे हैं? हमारे बैंक्स कर रही है, ठीक है। तो डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहे हैं दोस्तों? बैंक्स कर रही है। सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बैंक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट कब होगा? जब वो प्रॉफिट को देखिए इफिशिएंट मतलब क्या हुआ कि जब वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा अपने एक्सपेंस के परसेंटेज में, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट है? तो जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एक्सपेंस, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों वो। अभी हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमर्शियल बैंक जो है एक ब्रिज की तरह काम करते हैं डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच में, ताकि देखिए जो डिपॉजिटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंड डिप्लॉय करते हैं, और जो बोरोवर होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको फंड चाहिए। तो दोस्तों बैंक को बहुत सारे रिस्क से डील करना पड़ता है, जैसे क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, ऑपरेशनल रिस्क होता है। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो भी एंटिटी है जो कि डिपॉजिटर के फंड्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है वो बहुत सारे रिस्क से एक्सपोज रहती है। तो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी और सुपरविजरी फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिससे हम इस रिस्क को कंट्रोल कर सकें, ताकि हम लोग प्रॉफिटेबली फंक्शन कर सकें और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ को, हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ को आगे बढ़ा सकें। तो इफिशिएंट रेगुलेटरी कंट्रोल और रेगुलर सुपरविजन रेगुलर चाहिए ताकि बैंक अपने सर्विस को डिलीवर कर सके प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2007 से 2008 की ईस्वी में हमारा इकोनॉमी का ब्रेक डाउन हुआ था, राइट। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि 2007 से लेहमान ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था यूएसए में, इसके कारण हमारा बैंकिंग क्राइसिस भी आया था। अब यदि हम भारत में बैंकिंग की बात करें दोस्तों,
तो 90s में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, लाइसेंस राज खत्म हुआ और परमिट सिस्टम खत्म हुआ। नरसिम्हन कमेटी का रिपोर्ट आया और कहा गया बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए। अब क्या क्या रिफॉर्म था जरा देखिए। पहला रिफॉर्म था ओपनिंग ऑफ द सेक्टर टू प्राइवेट बैंक, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की ओर जोर दिया गया। आपने पढ़ा ना एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक को इनको लाया गया, राइट, ओपन किया गया। जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उसे डीरेगुलेट किया गया, राइट, उसका डीरेगुलेशन किया गया। जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर, जो हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एसएलआर, इसे घटाया गया। ये सभी रिकमेंडेशन किसने दिया था, नरसिम्हन कमेटी ने दिया था। तो दोस्तों ये सभी रिफॉर्म्स आए, इसके कारण क्या हुआ, इस सभी रिफॉर्म्स का इफेक्ट क्या पड़ा कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव बन गया और इससे कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा। उसी वक्त पे दोस्तों एट द सेम टाइम रिस्क से भी बैंक एक्सपोज हो गया। केवल ऐसा नहीं कि कस्टमर के लिए तो विन विन सिचुएशन था ही, लेकिन दोस्तों इसका नेगेटिव इफेक्ट भी करा कि बैंक बहुत सारे रिस्क से एक्सपोज हो गया। ठीक है, क्या क्या रिस्क हो गया, जैसे आप देखिए पूरा ये ग्लोबलाइजेशन हो गया ना दोस्तों, फॉरेन बैंक भी आने लगे हमारे यहाँ, तो कुछ फॉरेन रिस्क राइज हो गए। ठीक है, तो आज के समय में दोस्तों यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कुल मिलाकर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 पीएसबीज हैं दोस्तों और 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो हमारे पास दोस्तों 12 हमारे भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 45 फॉरेन बैंक है, 45 फॉरेन बैंक है, 53 दोस्तों शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 53 है दोस्तों, और 1470 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, 43 रीजनल आरआरबीज हैं और 96,000 दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक आप समझ सकते हैं कि इनका जो परसेंटेज है 70% से भी ज़्यादा है बैंकिंग बिजनेस का। समझ सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी 12 हैं हमारे पास, इनके पास 70% से भी ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने मार्केट शेयर को लूज कर रहे हैं। किसी मार्केट शेयर को जा रहा है तो प्राइवेट के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बैंकिंग सेक्टर भारत में साउंड है, इसके पास एडिक्वेट कैपिटल है, इसके पास एचक्यूएल है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है, इसके पास एसएलआर इन्वेस्टमेंट है और दूसरे इकोनॉमिक हमारे विदेश में दूसरे इकोनॉमी से ज़्यादा इसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वालिटी ऑफ एसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वालिटी ऑफ एसेट। अब देखिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता हूँ। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए है वो 8.34 ट्रिलियन पहुंच गया है, आप समझ सकते हैं। ये 31 मार्च 2021 का रिपोर्ट है कि ग्रॉस एनपीए 8.31 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और जो नेट एनपीए है वो 1.97 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। एनपीए आपको पता ही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ये किसी भी बैंक के हेल्थ के लिए, किसी भी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होता है। और दोस्तों बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं जहाँ पे बैंक ने पैसा तो दे दिया लेकिन वो वापस आया नहीं। ठीक है, बैंकों का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सही नहीं है, जिसके कारण से क्या हो गया कि आपने एग्जांपल दिया होगा, देखा होगा किंगफिशर एयरलाइन, राइट। किंगफिशर एयरलाइन के साथ क्या हुआ 2011 में, आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक का लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो 2018 में न्यूज़ में आया था। तो ये सभी क्या हुआ, प्रॉपर मॉनिटरिंग किया नहीं बैंकों ने, अंधाधुंध पैसा लोन के बेसिस पे दे दिया और फिर क्या हुआ कि ये सब इंस्टेंस होते हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत जरूरी है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एसेट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑल्दो आवर बैंकिंग सेक्टर इज वेरी गुड सिचुएशन एज कम्पेयर टू आवर द वर्ल्ड, बट वी नीड टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट। ना दोस्तों हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मीनिंग है। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी को समझने से पहले हम लोग प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी को समझते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी संस्था के प्रॉफिट को मेजर करता है रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक पार्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है एज कम्पेयर टू उसका कितना खर्चा हो रहा है, वो बताता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए प्रॉफिट को हम लोग नॉमिनेटर में लिख रहे हैं और एक्सपेंस को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन का ये रेशियो सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जो दोस्तों वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो प्रॉफिट बाय एक्सपेंस रेशियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। प्लीज़ रिमेंबर, प्रॉफिटेबिलिटी किसका मेजर है, एफिशिएंसी का मेजर है। ठीक है, और एफिशिएंसी यदि रहेगा तो सक्सेस और फेलियर भी होगा। तो दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि एक बिजनेस की क्षमता कि वो
इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न प्रोड्यूस कर सके बेस्ड ऑन इट रिसोर्स इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, उसके कंपैरिजन में हमारी जो बिजनेस है वो कितना रिटर्न प्रोड्यूस कर पा रही है, यही होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक हॉलिस्टिक व्यू देता है कि कैसे हमारा कंपनी काम कर रहा है, हाउ आवर कंपनी इज गोइंग। अब जरा बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है कि कोई बिजनेस कितना पैसा पुल अप कर पा रहा है एक्सपेंस को देने के बाद, मतलब खर्चा जितना हो गया, उसके बाद कितना पैसा बच रहा है उस बिजनेस में, वही होता है उस बिजनेस का प्रॉफिट। अब मान लीजिए कि कोई एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, या कोई आपका लेमोनेड स्टैंड है, ठीक है, कोई नींबू पानी बेचने वाला है, तो सबका प्राइमरी गोल क्या होता है कि वो पैसा कमाए, दिस इज द प्राइमरी गोल, राइट। तो उसी तरह बिजनेस परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड है। तो कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि एक होता है हमारा टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो ग्रॉस सेल से कंसर्न रहता है, और दोस्तों जो एक बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी से कंसर्न होता है, ठीक है। तो तीन तरह के प्रॉफिट होते हैं दोस्तों, एक होते हैं हमारे ग्रॉस प्रॉफिट, एक होते हैं हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों के तीनों प्रॉफिट को आप इनकम स्टेटमेंट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा हम लोग ये तीनों प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो पहला लेवल है प्रॉफिटेबिलिटी का वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? सेल्स माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला है टोटल सेल, ठीक है, माइनस COGS, ये होता है हमारा ग्रॉस सेल। अब आप पूछेंगे COGS क्या है? COGS होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक कंपनी है दोस्तों जिसका 1 करोड़ का मान लीजिए कि सेल्स है, 1 करोड़ रुपया का सेल्स है, और उसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 60 लाख का। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ इसका? 40 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। कैसे आपने 40 लाख निकाला? तो 1 करोड़ में से आपने 60 लाख को माइनस किया तो आपको 40 लाख मिला, वही इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब जब आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो जरा आप बता सकते हैं क्या इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, नंबरेटर में लिख देना है ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 40 लाख, और डिनोमिनेटर में लिख देना है इसका सेल्स कितना है इसका? 1 करोड़ है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको 40% मिलेगा। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 40%। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ सीखा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय टोटल सेल इंटू 100। अब दोस्तों जो ये तो हमारा पहला लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है जिसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का जो दूसरा लेवल है उसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लीजिए। तो यानी कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उससे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप एक उसी एग्जांपल को लीजिए, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, तो मान लीजिए कि कंपनी ये है इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 20 लाख का। तो अब आप बताइए कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? तो आपको मैंने क्या बताया कि पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट 40 लाख था, उसमें से इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 40 लाख, 40 लाख में से 20 लाख घटा दीजिए तो 20 लाख हो जाएगा। तो 20 लाख इसका क्या है? 20 लाख इसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और जब आप इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा, जो कि कितना होगा? तो 20 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए इसका 1 करोड़ से, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो आपने सीख लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम लोग थर्ड चीज समझते हैं, जो थर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता है दोस्तों, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। सो द थर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? नेट प्रॉफिट इज द इनकम लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑल एक्सपेंस, यानी जितना भी खर्चा होना था हो गया, उसके बाद कितना इनकम बचा वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब इसमें आपका खर्चा में टैक्स, इंटरेस्ट, सब कुछ आपने जो पे कर दिया, आपने टैक्स पे कर दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद जो आपको इनकम बचता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जरा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। तो यदि मान लीजिए कि इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट है 5 लाख का, टैक्सेस है 5 लाख का,
तो नेट प्रॉफिट यदि निकालना हो तो इन दोनों को आपको घटाना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है। तो जैसे इस वाले कंपनी था जिसका 1 करोड़ का दोस्तों सेल्स था, और हमने बताया था दोस्तों कि 60 लाख का इसका 1 करोड़ का सेल्स था दोस्तों, और 60 लाख का इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। तो 40 लाख का क्या था दोस्तों, इसका ग्रॉस प्रॉफिट था, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था कि जिसमें से 20 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। तो 20 लाख का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो 20 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, तो 20 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम लोगों ने निकाल लिया था दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपने इसमें से टैक्स और इंटरेस्ट घटा दिया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से 20 लाख में से 10 लाख घटा दिया, तो 10 लाख बचा। तो 10 लाख इसका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, यदि आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो क्या कीजिएगा, नेट प्रॉफिट को नॉमिनेटर में लिख दीजिए और टोटल सेल्स को डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, जो कि 10% आएगा। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करके बता देता हूँ सब कुछ, जो पॉइंट हमने देखा एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। एकदम फॉर्मूला वाइज सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, किसी भी फर्म का आपको दिया रहेगा, एक स्टेप समझिए, किसी भी फर्म का आपको दिया रहेगा क्या दोस्तों, टोटल सेल्स दिया रहेगा, आपको सेल्स दिया रहेगा। सेल्स में से क्या करेंगे दोस्तों, आप सेल्स में से दोस्तों आपको सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS को, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया, ठीक है। आपको यदि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ तक ठीक है। चलिए, आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपको क्या करेंगे कि आपने तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको घटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यदि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल गया, आपको यदि नेट प्रॉफिट निकालना है तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करेंगे दोस्तों, जितने भी टैक्स हैं, जितने भी डिडक्शंस हैं, टैक्सेस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, या जितने भी डिडक्शन हैं वो माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट पर मार्जिन यदि निकालना है तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो फ्रेंड्स ये 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना है तो टोटल डिडक्शन को माइनस कीजिए। ये बेसिक फॉर्मूला है, मैंने 3 बार आपको समझा दिया, होपफुली आपको दिमाग में बैठ गया होगा। और मार्जिन कैसे निकालना ये भी बैठ गया होगा दोस्तों। इससे आप समझिए कि 2 मार्क्स तो आपके हाथ में कंफर्म है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी इज लाइक। नाउ दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स बेसिकली कभी कभी हम लोग इन दोनों टर्म को साथ साथ ही यूज करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दोनों अकाउंटिंग मैट्रिक्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है। क्या डिस्टिंक्ट है मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉफिट जो होता है दोस्तों वो एक एब्सोल्यूट नंबर होता है जो कि अमाउंट ऑफ इनकम या रेवेन्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इनकम, इट डिपेंड्स ऑन रेवेन्यू एबव एंड बियॉन्ड द कॉस्ट और एक्सपेंस एंड एंटिटी इनकर। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट आपको ये बताता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पहले तो कॉस्ट है या एक्सपेंस है, खर्चा जो कहते हैं, किसी भी एंटिटी का जितना खर्चा हो रहा है उसके खर्चे से कितना ज़्यादा उसकी इनकम हो रही है, ये हमें प्रॉफिट बताता है। तो उसको यदि हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। सिंपल सा लॉजिक है। आपका मान लीजिए कि एक कंपनी है, आपके कंपनी में मान लीजिए कि सालाना 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है आपको, और जिसमें से आपको जो कॉस्ट लग रहा है, आपका खर्चा हो रहा है मान लीजिए 40 लाख का हो रहा है, तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी, 60 लाख की प्रॉफिट हो गई। कैसे निकाला आपने, तो जितना आपका रेवेन्यू हो रहा है उसमें से आपने अपने खर्चे को माइनस कर लिया तो आपको मिल गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक दोस्तों एब्सोल्यूट नंबर है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों रिलेटिव नंबर है। ये भी एक अकाउंटिंग मैट्रिक्स है जिससे आप एक कंपनी के प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बिजनेस के साइज के रेस्पेक्ट में आप डिटरमाइन करेंगे, यानी कि उसका बिजनेस का साइज कितना है उसके रेस्पेक्ट में आप डिटरमाइन करते हैं कि उसका प्रॉफिट कितना है। तो बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया कि प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर है जबकि प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव नंबर है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी से आप ये पता कर सकते हैं कि कितना एफिशिएंट वो कंपनी है। मान लीजिए कंपनी बड़े साइज का है, ठीक है, और लेकिन उसका मान लीजिए कि प्रॉफिट जो है मात्र 1 लाख है, तो आप कैसे, आप प्रॉफिट, उसका एफिशिएंसी बहुत कम है ना दोस्तों,
और एक मान लीजिए कि कंपनी बहुत छोटा है लेकिन उसका प्रॉफिट करोड़ों में है, तो आप उसका एफिशिएंसी कर सकते हैं बहुत अच्छा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी, यानी वो कंपनी कितनी एफिशिएंट है, वो फर्म कितनी एफिशिएंट है, ये कौन बताता है दोस्तों? प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यानी उस पार्टिकुलर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना रिटर्न वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितना रिसोर्सेज ने लगाया है, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताता है। अब जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंकिंग के कंटेक्स्ट में क्या मतलब है प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा कि अदर बिजनेसेस हैं उसी तरह बैंक का प्रॉफिट कैसे होता है कि जब बैंक का जो खर्चा है और बैंक का जो अर्निंग है, तो जब बैंक का अर्निंग उसके खर्चा से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि बैंक का प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो बैंक का प्रॉफिट आता है दोस्तों बैंक में जो एसेट है उस पर जो इसको इंटरेस्ट मिलता है वहाँ से आता है, राइट। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है उस पर जो फ़ी कलेक्ट करती है, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, बहुत सारा रेमिटेंस स्कीम है, ठीक है, तो इस सभी पे जो फीस ये चार्ज करती है उससे पैसा आता है। दो सोर्स मैंने आपको बताया। पहला सोर्स क्या बताया कि बैंक के जो अलग अलग एसेट्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे बैंक को पैसा आता है, और दूसरा मैं आपको बताया जो बहुत सारी सर्विसेज होती है उस पर जो फीस होती हैं उससे पैसा आता है। और मेजर खर्चा कहाँ है बैंक का, तो लायबिलिटीज़ पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ये मेजर खर्चा है बैंक का, ठीक है। और भी खर्चे होते हैं लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेजर एसेट मैंने बताया, मेजर लायबिलिटीज़ ने बताया, ठीक है। अब दोस्तों बैंक कैसे प्रॉफिट बढ़ाती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम मेजर एसेट्स की बात करें तो मेजर एसेट्स की बात करें, एसेट में क्या क्या आएगा दोस्तों बताइए ना। एक लोन हो गया, एक एडवांस हो गया जो कि इंडिविजुअल को देती है, बिजनेसेस को देती है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और तीसरा जो सिक्योरिटीज़ ये रखती है। ये सभी इसके एसेट्स हो गए। क्या क्या एसेट हो गए? लोन हो गया, एडवांस हो गया, और सिक्योरिटीज़ हो गए। मेजर लायबिलिटी क्या है? अब मान लीजिए कस्टमर का जो एफडी है, आरडी है, सेविंग अकाउंट है, उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये सभी इसके लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो या तो कस्टमर से ले या दूसरे बैंकों से ले, कमर्शियल पेपर को बेचकर मनी मार्केट में। तो ये सभी बैंक के लायबिलिटीज़ हैं। तो बैंक को यदि प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसे लीवरेज बढ़ाना पड़ेगा, उसको अपना गियरिंग बढ़ाना पड़ेगा। ये लीवरेज क्या होता है? लीवरेज वो एक्सटेंट होता है जिससे बैंक अपने एसेट को अपने बोरोइंग से फंड करता है। तो प्रॉफिट कैन बी मेजर द रिटर्न ऑन एसेट। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेडिशनल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार रिकॉल कर लेते क्या क्या पॉइंट हमने देखा। हमने दोस्तों आज के लेक्चर में प्रॉफिट को समझा, बैंकिंग के हिस्ट्री को समझा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, और फिर हमने दोनों के बीच में डिफरेंस को देखा। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़, मेन एसेट्स कौन से हैं, बैंक के लायबिलिटीज़ कौन से, ये सब डिस्कशन किया। सो इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर so you can get our paid content which includes theory as well as videos. For more detail you can WhatsApp me on this number, and please like and subscribe